रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दीजिए आप। सो लास्ट क्लास में हमने जो आपका रेगुलर क्लास था, लास्ट क्लास में कौन से टॉपिक हमने कवर किया था? सर फोटोन और वो सब ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया था? यस सर, फोटॉन वाला पूरा कंप्लीट हो गया था, एनर्जी फाइंड करने का। लास्ट टॉपिक मैंने लास्ट क्वेश्चन क्या कराया था बताइए? आयनेशन एनर्जी स्टार्ट किया था मैंने, आयनेशन एनर्जी। नो सर। No, sir, we did not do ionization energy. ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि दैट सनलाइट हैज सम specific amount of energy, right? Now sunlight can be used to break one bond, right? Suppose आपके पास एक पर्टिकुलर बॉन्ड है between two atoms A. Every bond has some energy that is called bond energy. So अगर AA molecules में AA molecule में A and A atoms को separate करना है तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की suppose energy required है. Suppose 100 electron volt of energy is required, right? So this bond can be broken by the help of sunlight. अगर आपका सनलाइट की एनर्जी अगर 100 एग्जैक्टली 100 EV की सनलाइट यहाँ पे फॉल होगी तो ये आपके क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ए मॉलिक्यूल में ए एंड ए एटम्स 100 EV की एनर्जी से ज्वाइंट है, बॉन्ड एनर्जी 100 EV है। तो अगर आपने 100 या 100 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सप्लाई की तो ये बॉन्ड क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। बट अगर आपने सपोज बॉन्ड एनर्जी इज 100 EV बट आपने 90 EV की एनर्जी सप्लाई की है तो क्या आपका बॉन्ड ब्रेक होगा? ऐसे केस नो सर। No, sir, it won't break. बॉन्ड आपका ब्रेक नहीं होगा, राइट? सिमिलरली थर्ड केस में हम लोग ऐसा ले सकते हैं, दैट मींस बॉन्ड विल बी ब्रोकन इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 EV. So if energy of photon is greater than or equal to bond energy, then bond will break. Right? So since that by use of photon we can break one bond, right? Next we have to see next topic is ionization energy, that is represented by IE, ionization energy. So ionization energy का मतलब क्या होता है? What do you mean by ionization? आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग आयनाइजेशन बोलते हैं, उस प्रोसेस को आयनाइजेशन बोलते हैं। और उस प्रोसेस में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, राइट? सपोज हम लोग सोडियम की बात करते हैं, सोडियम It is the energy required to remove the electron, only remove, right? Only the removal, no insertion. Removal of outermost electron, removal of outermost electron, right? Okay sir. Who is this H2K? H2K कौन है ये? H2K तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है आपको, राइट? और उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? तो सपोज हम लोग सोडियम की बात करते हैं, सोडियम एट रूम टेम्परेचर सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है। तो कोई भी मेटल डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल से रिमूव नहीं होता। फर्स्ट मेटल आपका सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में जाएगा, देन गैसियस फॉर्म से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। और किसी भी गैसियस मेटल से उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पे सोडियम सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, आपने लैब में देखा भी होगा कुछ स्टूडेंट ने। और इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड इट विल कैच फायर, राइट? तो सोडियम सॉलिड पहले सोडियम गैस में कन्वर्ट होगा और किसी भी मेटल के सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्लिमेशन बोलते हैं, राइट?
तो पहले आपका सोडियम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, देन गैस में आने के बाद इलेक्ट्रॉन लूज होगा। तो सोडियम गैसियस सोडियम एटम से इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? गैसियस sir. एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, Yes, गैसियस sir. एटम से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है आपको, राइट? नाउ व्हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड? आयनाइजेशन प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होती है? बिकॉज हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दैट मींस the electron, this outermost shell electron is binded by the nucleus. Can we say like this? This outermost sir. shell electron is binded by the nucleus. That means अगर इस इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करना है, न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस से रिमूव करना है, न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना है आपको, so definitely some amount of energy will be required for that process, and that minimum amount of energy is called ionization energy. So outermost shell का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अपोजिट चार्ज होने की वजह से, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखा हुआ है। तो अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। सो वी कैन डिफाइन लाइक दिस, IE इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from outermost cell or outermost orbit of an isolated gaseous atom। See, कौन से एटम से निकालना है आपको? गैसियस फॉर्म से निकालना है और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो सोडियम फर्स्ट इट विल सबलाइम, सोडियम सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा, देन गैस से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो बात सिंपल सी है कि यहाँ पे अगर हम इस प्रोसेस की बात करें, सपोज मान लिया ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से 100 EV की एनर्जी से बाइंडेड है, इलेक्ट्रॉन आपका 100 EV की एनर्जी से बाइंडेड है, और हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं सपोज 100 EV का कोई फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, हमने 100 EV की एनर्जी इसको दे दी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर सकता है? फोटोन भी एक तरह का एनर्जी होता है, राइट? सो अगर 100 EV की या 100 EV से ज्यादा एनर्जी वाली फोटोन या ज्यादा एनर्जी वाली लाइट अगर इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन मेटल आयनाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. दैट मींस हम लोग सनलाइट की एनर्जी को आयनाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गिवन दैट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज 288 किलोजूल पर मोल, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू जस्ट आयनाइज द एलिमेंट। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Sir, you are muted. Sir, you're not audible, sir. Sir, you are not audible.
अब बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका, सॉल्व कर रहे हैं आप सभी लोग? Ionization Yes, energy sir. is given to 88 kilojoule, equate with SC upon lambda, and SC by lambda और एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया है, यू कैन यूज दैट फॉर्मूला 12,400 अपॉन लैम्डा। हाँ बताइए। Okay. So in this question, ionization energy is given 288 kilojoule per mole, and you are asked that what wavelength of photon is required to just ionize the element. So for ionization, energy of photon should be and minimum energy of photon should be 288 kilojoule per mole. That means 288 kilojoule per mole, 288 kilojoule is required. So in the form of sunlight, you have to give at least 288 kilojoule so that electron will ionize, right? So for ionization, you will use this equation, energy of photon should be at least equal to ionization energy. And energy of photon, you know, energy of photon is SC upon lambda. We can write like this, energy of photon is SC upon lambda. So equate this with SC upon lambda, ionization energy is given, you can find lambda from here. So what answer you are getting? All of you, what answer you are getting? बताइए। Sir, I got approximately 4,100 angstrom. 4,100. Sir, I got approximately 4,133 angstrom. Okay. So see how to solve this question. Energy of photon, you can write 12,400 upon lambda in angstrom is equal to 288 kilojoule per mole. Lambda आपको angstrom में put करना है, right? That means lambda you will get in terms of angstrom. Now यहाँ पे अगर हम देखें, so is this relation correct? Left side में EV या right side में kilojoule per mole. So first of all you have to convert EV into kilojoule per mole, and we know that 1 EV is 96 kilojoule per mole. So multiply by 96. So from here you can find lambda. Lambda will be 4133 angstrom. Is it clear? Correct answer will be 4133. 4133 angstrom. Sir, it's approximately 4,100, right? Yes, approximate 4133. Right? That means Sir, the actual answer I'm getting is 4,133.3333, but by approximating, you I have to get ignore. 4,133. You have to write only integers. You have to ignore decimal. So, sir, the decimal points won't be considered. You don't have to consider decimal, okay? Here, because options are given only in integer form, right? Okay, sir. So that means for the ejection of electron, from nuclear influence, 4,133 angstrom, a photon of wavelength 4,133 is required. Now suppose अगर हम लोग इस तरह से बात करें, 4,133 एंगस्ट्रॉम की जब आप लाइट फॉल होगी, सो एग्जैक्टली आयनाइजेशन एनर्जी मैच करेगा एनर्जी ऑफ फोटॉन से, और इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट कर जाएगा, राइट? आपका जो एलिमेंट है वो आयनाइज हो जाएगा। अगर सपोज 4,000 एंगस्ट्रॉम की लाइट फॉल हो तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? 4,133 पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा मेटल। बट अगर इससे लेस वेवलेंथ वाली लाइट अगर हम ले, 4,000 एंगस्ट्रॉम की अगर लाइट फॉल कराया जाए तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? No, sir. No, sir. व्हाई नॉट? Sir, Sir, because ionization energy is more than what it should be. आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लेसर देन एनर्जी ऑफ फोटॉन। मैंने बोला यहाँ पे मैं वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ,
अगर आपका अगर 4133 एंगस्ट्रॉम पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो 4000 एंगस्ट्रॉम पे भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हमें पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ डिक्रीज करेंगे आप तो एनर्जी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। दैट मींस अगर 4133 एंगस्ट्रॉम पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो इससे लेसर वेवलेंथ की लाइट जब आप यूज करेंगे, जब आप 4133 से लेस वेवलेंथ वाली लाइट यूज करेंगे तो एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी उसकी। और अगर 4133 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे रहा है, तो 4133 से कम वेवलेंथ की लाइट भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकती है, क्योंकि ऐसे केस में जब वेवलेंथ कम होता है तो एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बात समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, That sir. is Yes, sir, inversely proportional understand. to wavelength. तो अगर 4133 पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया तो 4133 से कम वेवलेंथ की लाइट पे भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपसे पूछा जाए कि 4200 एंगस्ट्रॉम की लाइट अगर फॉल हो तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आयनाइज होगा, मेटल आयनाइज होगा? No, sir. This इलेक्ट्रॉन time इजेक्ट no. होगा। तो अगर आप वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं 4133 पे तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। जब आप वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे 4133 से, अगर वेवलेंथ आपने इंक्रीज कर दिया, वेवलेंथ इंक्रीज करने से एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, and that energy photon will not be sufficient, that energy is not sufficient to eject the electron। बात समझ में आ रहा है? So 4133 से जो ऊपर के वेवलेंथ होंगे, 4133 से अगर ज्यादा वेवलेंथ की लाइट आप यूज कर रहे हैं तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो यहाँ पे जो हम लोग 4133 एंगस्ट्रॉम, ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है, क्या ये मैक्सिमम वेवलेंथ है या मिनिमम वेवलेंथ है? मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और मिनिमम वेवलेंथ फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Maximum wavelength. This is the maximum wavelength. That means maximum wavelength of light that can eject the electron is 4133। अगर 4133 से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट आप यूज करते हैं तो ऐसे केस में वेवलेंथ इंक्रीज करने से एनर्जी कम हो जाती है, एंड दैट एनर्जी विल नॉट बी सफिशिएंट टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है आपको? Excuse me, sir. हाँ बताइए। Sir, will you please explain again as I got disconnected? ओके, सो 4133 यहाँ तक आपको समझ में आ गया? 4133 कैसे हमने कैलकुलेट किया? इज इट क्लियर अप टू हियर? Yes, sir. ओके, नाउ मैंने ये बोला कि आपको 4133 एंगस्ट्रॉम की जब आप लाइट यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट हो जाएगा, राइट? इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगा। अगर आपने 4133 से कम वेवलेंथ की लाइट यूज की है तो हमें पता है एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ कम होने से एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर एनर्जी बढ़ जाती है दैट विल बी गुड, दैट इज ओके। दैट मींस 4133 से कम वेवलेंथ की लाइट अगर होगी दैट कैन आल्सो that is also able to ionize the metal। बट अगर आपने 4133 से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट यूज की है तो वेवलेंथ इंक्रीज करने से एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, दैट एनर्जी विल नॉट बी सफिशिएंट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। दैट मींस 4133 से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करा सकती। मैक्सिमम वेवलेंथ 4133 होनी चाहिए, राइट? So we can say that maximum wavelength of light that can eject the electron of metal from metal is 4133 angstrom। इसको हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, सपोज आपका एक इस तरह से मेटल है, ये आपका कोई एटम है, और इस एटम में आपका जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो सपोज ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 200 eV से न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, दैट मींस आयनाइजेशन एनर्जी इज 200 eV। That means energy required for ejection of this electron is 200 eV, right? Ionization energy of metal is given 200 eV। Now suppose this electron पे 3 different color की light आपकी स्ट्राइक कर रही है, और हमें पता है इसके पहले क्लासेस में मैंने आपको बताया कि different color light have different wavelength, different color light have different wavelength, और you can say that different color light have different energy, right? तो suppose आपका इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 3 different colors की लाइट आपकी स्ट्राइक कर रही है, पर्पल कलर लाइट, ग्रीन कलर लाइट, रेड कलर लाइट।
पर्पल कलर लाइट की एनर्जी 190 eV है, ग्रीन कलर लाइट की एनर्जी 200 eV है एंड रेड कलर लाइट की एनर्जी 210 eV है। और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी मींस इस 200 eV से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाइंडेड है। So which color light will be able to eject the electron? Green and red. Energy required here is 200 eV. This electron is binded by the nucleus because of opposite charges by 200 eV. That is ionization energy. Ionization energy is 200 eV. That means energy required is 200 eV. So required energy is 200 eV. That means all the light having energy more than 200 eV will be able to eject the electron from the nuclear influence, right? So purple color light की energy कम है, it will not be able to eject the electron. So green and red can eject the electron, right? क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? So for ejection of electron, condition is energy of photon should be greater than equal to ionization energy. Is it clear now? Yes, sir. Any problem up to here? No problem, sir. Are you getting Yes, it sir. clear? So next topic is photoelectric effect. Photoelectric effect. So as the name of topic is photoelectric effect. Photo means photon and electric means electricity. That means with the help of photon we can generate electricity. Like solar cell में आप क्या करते हैं? Solar cell में photon और sunlight की help से electricity produce करते हैं. तो कुछ ऐसा ही हम लोग यहाँ पे process देखने वाले हैं photoelectric effect में. फोटोन की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे इसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो इस टाइप के लिए जो आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड फोटोसेल. फोटोसेल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. फोटोसेल क्या होता है? इसमें एक आपका एक मेटल लेते हैं, मेटल हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी. एक हम लोग यहाँ पे मेटल लेंगे हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी, मेटल हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी लाइक सीजियम और पोटेशियम. और इसको हमने एक ग्लास ट्यूब के अंदर इस तरह से रखते हैं मेटल को. मेटल को हमने एनोड बनाया और एक और ट्यूब लिया हमने, एक और हमने इलेक्ट्रोड लिया यहाँ पे कैथोड, और इन दोनों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. नाउ अब जब आपके सनलाइट इस मेटल पे फॉल होगी एंड सपोज द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी, देन व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट. बात समझ में आ रहा है? मेटल आयनाइज होगा और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे. और जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट टर्मिनल की तरफ क्या होंगे? अपोजिट टर्मिनल की तरफ क्या होंगे बेटा? माइग्रेट करेंगे. अपोजिट टर्मिनल की तरफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे, राइट?
तो अपोजिट टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे, दैट मीन्स सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और यहाँ पे एमीटर की हेल्प से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं करंट को मेजर कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने कोई बल्ब यहाँ पे लगा रखा है, तो बल्ब क्या हो जाएगा बेटा, ग्लो करने लगेगा, राइट। बात समझ में आ रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, फोटोन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हमने एक मेटल लिया है हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी, उस पर फोटोन स्ट्राइक करा रहे, तो जब आपका फोटोन स्ट्राइक करेगा मेटल के ऊपर, मेटल आयनाइज होगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, एंड these electrons are called photoelectrons because the electrons are ejected with the help of photon। और जब फोटॉन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हुए मेटल से, ये सर्किट में फ्लो करेंगे, तो सर्किट में क्या मिलेगा, हमें करंट प्रोड्यूस होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? Sir, is photovoltaic and photocell the same thing? Photovoltaic. Photovoltaic. फोटो सेल फोटोवोल्टाइक सेल में आते हैं, राइट। So as photon strikes to metal, it will ionize and electron will eject। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, कुछ इस तरह से प्रोसेस आपका होने वाला है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, सपोज आपका दिस इज अ पीस ऑफ मेटल, दिस इज अ पीस ऑफ मेटल, और इस मेटल के ऊपर इस मेटल की सपोज आयनाइजेशन एनर्जी है 200 eV। नाउ सपोज कोई आपका फोटोन हैविंग एनर्जी 210 eV यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, रेड कलर आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ग्रीन कलर आपका क्या है, प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे बेटा, बाहर निकलने लगेंगे। बात समझ में आ रहा है? बिकॉज हमने जहाँ पे जो एनर्जी ऑफ फोटोन यूज की है, दैट इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी। इज इट क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट फ्रॉम द सरफेस लाइक दिस। Are you getting what I'm saying? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे ही आपके सनलाइट मेटल के ऊपर स्ट्राइक करेगी, मेटल आयनाइज होगा और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। बट इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी, देन ओनली मेटल विल आयनाइज। अगर सपोज यहाँ पे जो हमने फोटोन यूज की है 150 EV की अगर फोटोन यूज करें, तो क्या ये मेटल आयनाइज होगा? No, sir. मेटल आयनाइज नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर इन इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, तो उनको एक प्रॉपर एनर्जी देना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। सो कैन एनी फोटोन will be able to eject the electron? No, only the photons having suitable energy will be able to eject the electron, right? So we can say that as photon strikes to metal, it will ionize and electron will eject. So emission of electron from the surface of metal by falling photon of suitable energy or wavelength is called photoelectric effect, right? So इस प्रोसेस में हमें एक सुटेबल एनर्जी और वेवलेंथ की फोटोन की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एनर्जी की फोटोन मेटल पे स्ट्राइक होगा तो मेटल आयनाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। नो, ओनली द मेटल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी will be able to eject the electron. Are you getting what I'm saying? Yes, sir. So the emission of electron from the surface of metal by falling photon of suitable wavelength or energy is called photoelectric effect. This emission of electron, this process is known as photoelectric effect. And the emitted electrons are called photoelectrons. यहाँ से जो electrons eject हो रहे हैं metal surface से, ये जो electrons eject हो रहे हैं, these are called photoelectrons because these electrons are ejected from these electrons are ejected by photon, that's why they are called photoelectron। photon की help से electrons eject हुए हैं। Now one important point that you have to remember is photoelectric effect is based on particle nature of light। क्योंकि हमने डिस्कस किया था light has dual nature, it has wave nature as well as particle nature। wave nature is continuous, particle nature is discontinuous, ये हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो photoelectric effect है, photoelectric effect is based on particle nature of light, that you have to remember। बात समझ में आ रहा है आप सभी?
Yes, sir. Now next term is वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग इस पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क फंक्शन, और इट इज प्रोनाउंसिएटेड एज साई, वर्क फंक्शन और साई ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन और साई ऑफ मेटल। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? बेसिकली वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन एनर्जी बोथ आर सिनोनिम्स, दैट मींस एक ही चीज है, वर्क फंक्शन आप बोलिए या फिर आयनाइजेशन एनर्जी बोलिए, बोथ आर सेम। सो व्हाट विल बी डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन? मिनिमम एनर्जी required to eject the electron from the surface of metal is known as work function of metal। हमें पता है किसी भी मेटल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराना है तो इसके लिए एक प्रॉपर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन। और ये मिनिमम एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होती है? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर इन इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है। So is it possible that without any external effort the electrons will eject? Is it possible without any external effort? Electrons can eject without any external effort? No, because the electrons, hello students, voice आ रही है क्या आप सभी? Yes, sir. So electron क्या है? न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, तो न्यूक्लियस इनको क्या करेगा? बाइंड करके रखता है। तो अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो इसके लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, एंड दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर सिंबल कॉल्ड साई ऑफ और आयनाइजेशन एनर्जी। Sir, it is phi or psi. हाँ, Sir, it is phi or psi. Fi or Si. SI. But sir, I have seen in maths that it's written as Fi, phi. This is not maths, okay? This is not maths class. Maybe आपके सिंबल मैथ्स में डिफरेंट सिंबल्स यूज किए जाते हैं, एंड केमिस्ट्री में डिफरेंट सिंबल्स यूज किए जाते हैं, बात समझ में आ रहा है? सो डोंट रिलेट विथ मैथ्स, क्लियर? Yes, sir. वर्क फंक्शन और साई ऑफ मेटल। तो psi is minimum energy required to eject the electron from the surface of metal। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? What is work function? Yes, sir. Yes, sir. Like यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज सोडियम की बात करते हैं, सपोज एग्जांपल इज सोडियम। सो इन outermost orbit electron, suppose electron is binded by the nucleus by an energy of 100 eV। तो कोई भी फोटोन जिसकी एनर्जी 100 से ज्यादा होगी वो इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकता है। यहाँ पे वर्क फंक्शन कितनी होगी? वर्क फंक्शन और साई और आयनाइजेशन एनर्जी विल बी 100 eV, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन इज बाइंडेड बाय द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्जेस बाय 100 eV, सो वर्क फंक्शन इज 100 eV। इज इट क्लियर? जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाइंडेड है न्यूक्लियस से, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, एंड दैट minimum amount of energy is required to eject the electron from the surface of metal। Is it clear? Yes, sir. So we can write here work function or psi and ionization energy both are same, both are synonyms, right? Now if you are asked that for photoelectric effect में basically क्या कर रहे हैं हम लोग? फोटोन की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस होगा जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, जब मेटल आयनाइज होगा। सो अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि विच मेटल इज मोर सुटेबल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, अ मेटल हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी और अ मेटल हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज योर आंसर? Metal having low ionization energy. मेटल हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज अगर मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, दैट मेटल विल बी इजीली आयनाइज्ड। और अगर हमने सपोज कोई ऐसा मेटल लिया है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है और फोटोन स्ट्राइक करने के बाद मेटल आयनाइज नहीं हो रहा है, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस हो पाएगा? क्या करंट प्रोड्यूस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। No, sir. राइट? सो दैट मींस वी कैन से दैट metals having low ionization energy are found to be suitable for photocell, like cesium.
अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल में देखें तो सीजियम इज द एलिमेंट हैविंग लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी. Cesium is the element having least ionization energy because of its large size. तो अगर हम फर्स्ट सीजियम की बात करें तो सीजियम एल्कली मेटल होता है, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है. और अगर ग्रुप 1 आपने पीरियोडिक टेबल में देखा हो, एस ब्लॉक का एलिमेंट है. तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये एलिमेंट्स होते हैं टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल. और टॉप टू बॉटम जब लोग मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं. बात समझ में आ रहा है आप सभी को क्या बोल रहे हैं? यस सर. तो किसी भी ग्रुप में जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उसकी साइज क्या होती है? साइज ऑफ सर एटॉमिक साइज बोल रहे हो ना सर? जैसे एटॉमिक साइज बोल रहे हैं, एटॉमिक साइज आपकी इंक्रीज होती है. जैसे यहाँ पे आप देखिए, दिस इज ग्रुप 1 G1 राइट. एंड G1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपके? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव. Which element has maximum size? तो आप बोलेंगे सीजियम. फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव. फ्रांसियम की बात नहीं करते हैं. सीजियम विल हैव मैक्सिमम रेडियस, मैक्सिमम साइज. because top to bottom number of cells increase होते जाते हैं. लाइक अगर हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखते हैं? 2,1 and that means it has 2 cells. एंड सोडियम की बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं आप? 281. पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं आप? 2881 राइट. So that means lithium has 2 shells, sodium has 3 cells, potassium has 4 cells. So out of lithium, sodium and potassium, which will have more size? पोटेशियम. Right? Number of shells बढ़ रहे हैं, that means nucleus से distance बढ़ रहा है. और अगर आपको इस तरह से पूछा जाए कि ग्रुप 1 में मैक्सिमम साइज कौन से एलिमेंट की होगी? Cesium. सर फ्रांसियम नहीं, Francium is radioactive. That is radioactive. That is a rare element. That is not stable at room temperature. So we don't talk about francium. Okay. So in group 1, cesium will have maximum size. और अगर आपकी किसी भी एलिमेंट की साइज आए तो उसको आयनाइज करना ज्यादा इजी होगा. Do you agree with this? Like अगर हम सोडियम, lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. This is the size order. Just for representation, lithium is smaller in size, sodium, all are spherical, sodium, potassium, rubidium, cesium. So you can see that size is increasing from top to bottom in a group. As we move from top to bottom, the size of the atoms increases, right? So that means अगर हम cesium के इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर हम कंपैरिजन करें सीजियम एंड लिथियम में, तो कौन से एलिमेंट को आयनाइज करना ज्यादा इजी होगा? सीजियम और सीजियम. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सीजियम का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है और लिथियम का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के नजदीक है, न्यूक्लियस के पास में है. तो ज्यादा टाइटली कौन सा इलेक्ट्रॉन बाइंडेड होगा? द इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम which is smaller in size, closer to nucleus, or the outermost electron of cesium which is larger in size and far away from the nucleus? Lithium will be more tightly, the outermost electron of lithium will be more tightly binded. That means it will be difficult to ionize lithium and it will be easier to ionize cesium because size of cesium is more, right? So cesium की size अगर ज्यादा है, सीजियम की साइज अगर बल्कि है तो उसको आयनाइज करना ज्यादा इजी होगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है. तो थ्रू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस आउटरमोस्ट शेल ऑफ सीजियम पे कम लगी to be easily ionized. That means for photoelectric effect, which element will be most suitable out of this? Cesium will be most suitable. And not only cesium, अगर हम पूरे periodic table में देखें, out of all the elements discovered till now,
cesium has the least ionization energy। और इसके बारे में हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में क्यों कम होता है। अभी ग्रुप 1 में तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप 1 में लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम का क्यों होता है। सो वी कैन से दैट सीजियम इज द मोस्ट सुटेबल एलिमेंट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Because its electron will be easily ionized. Okay, so you can copy the definition of work function, all of you. सर Okay, students, so is it clear up to here? यस सर सर सोलर पैनल और फोटो सेल्स एक ही है ना? एक ही नहीं है, वो डिफरेंट है। बेसिकली सोलर, वी कैन से दैट सोलर सेल इज बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं हम। ओके सर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक कॉन्सेप्ट है जो साइंटिस्ट लोगों ने डेवलप किया कि हम लोग फोटॉन से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन सोलर सेल्स। Now we'll take one example.
Okay, so suppose this is a piece of metal and अगर ये piece of metal है, that means it contain millions of electron, right? And suppose the work function or ionization energy of metal is 150 eV. Now suppose इस metal के ऊपर 3 different color की light आपकी strike कर रही है. 3 different color light, red color, green color and blue color light, okay, is striking on the metal, is falling on the metal. Now we know that different color light have different wavelength and different energy. Suppose green color light wavelength is 150 eV. Green color light energy, the energy of green colored light is 150 eV. So can you tell me, out of these 3 colored lights, which color light is sufficient to eject the electron? Which color light will be able to do photoelectric effect out of these 3 lights? Green color light have energy of 150 eV. The energy of green color light is 150 eV. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सी लाइट करेगा इसमें से? हम लोग 3 कंडीशंस ले सकते हैं इसमें. हम लोग ऐसा मान सकते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड. ओके, सो कैन यू टेल मी, रेड कलर लाइट विल eject the electron or not? Yes. Will it eject the electron? Think about it, all of you. Work function or ionization energy of metal is given 150 eV. And work function का मतलब क्या होता है? Work function का मतलब क्या है? Minimum energy that is required. So this is required energy. Can we say like this? Work function क्या है बेटा? ये required energy. That means हमें 150 eV की energy required है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए या इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने के लिए 150 eV की एनर्जी रिक्वायर्ड है. नाउ इस मेटल पे 3 डिफरेंट कलर की लाइट्स फॉल हो रही है, रेड कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर्ड लाइट. ग्रीन कलर लाइट की एनर्जी 150 eV है. मेरा क्वेश्चन ये था कि अदर कौन कौन सी लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकते हैं. तो एक बात तो आपका श्योर है कि ग्रीन कलर की लाइट की एनर्जी 150 eV एग्जैक्टली सेम है. तो क्या ग्रीन कलर लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकता है? बताइए. Yes, sir. Yes, ग्रीन sir. कलर लाइट हो जाएगा. Now what about red? What about blue and red? Sir, red won't because it has high frequency panel. Okay. So मैंने आपको Sir, स्टार्टिंग high क्लासेस में wavelength, बताया था. high wavelength. मैंने आपको स्टार्टिंग क्लासेस में बताया था, there are 4 colors with your and from left to right wavelength increases. ये बताया था मैंने आपको. Yes, sir. मैंने ये बोला था आपको रेड कलर लाइट है मैक्सिमम वेवलेंथ, राइट? सो मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट कलर की लाइट लिया है. हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं रेड कलर लाइट, ग्रीन कलर लाइट एंड ब्लू कलर लाइट के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं. सो ग्रीन कलर की लाइट की एनर्जी आपकी कितनी है? 150 eV है. रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है. रेड कलर Yes, लाइट sir. की वेवलेंथ ग्रीन से ज्यादा है. और अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी बेटा? Come. Come. कम होगी. दैट मींस 150 से कम हो जाएगी एनर्जी. तो क्या रेड कलर लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकता है? No, sir. No. नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा? लेस देन 150 eV होगी. बिकॉज वेवलेंथ इंक्रीज होने से एनर्जी कम होती है. वेवलेंथ एंड एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नाउ व्हाट अबाउट ब्लू कलर लाइट? Sir, it will take place. ब्लू कलर लाइट क्या है? ब्लू कलर लाइट की अगर बात किया जाए तो ब्लू कलर लाइट की वेवलेंथ ग्रीन से कम होती है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लू पहले आ रहा है देन ग्रीन आ रहा है, राइट? दैट मींस वी कैन से दैट ब्लू कलर लाइट हैज लेसर वेवलेंथ देन ग्रीन कलर लाइट. सो अगर ब्लू कलर लाइट की वेवलेंथ कम है तो उसकी ज्यादा. एनर्जी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी.
दैट मीन्स 150 से ज्यादा होगी, और हमें रिक्वायर्ड कितनी एनर्जी है 150. That means 150 blue EV. color light will do photoelectric effect. It can eject the electron. So blue and green will be able to eject the electron, but red color light will not be able to eject the electron. हाँ बताइए. वहाँ पर आपने मिस्टेक किया, आपने लैम्बडा के ऊपर इंक्रीजिंग साइन डाला है बाजू में. किधर बेटा? पर लैम्बडा के वहाँ पर इंक्रीजिंग साइन है और एनर्जी का भी हाँ, इंक्रीजिंग बिल्कुल. साइन. यहाँ पे आपका लैम्बडा डिक्रीज होगा, so energy increase. Now is it correct? Okay. That Yes, means sir. यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज एनर्जी सप्लाइड. तो हम लाइट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और रिक्वायर्ड जो है आपका वो 150 eV है. 150 रिक्वायर्ड इसलिए बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस उनको बाइंड करके रखता है. तो डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, मेटल सरफेस से बाहर निकालना है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, राइट. नाउ लेट अस इमेजिन दैट green color light has energy of 200 eV, राइट. हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि ग्रीन कलर जो आपका ब्लू कलर लाइट है उसकी एनर्जी कितनी है बेटा 200 eV है. सो अब यहाँ पे होगा क्या कि रेड कलर लाइट जब स्ट्राइक करेगा तो रेड कलर लाइट की एनर्जी 150 से कम है, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा. ग्रीन कलर लाइट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आके रुक जाएगा. क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने एक पीस ऑफ मेटल लिया है तो क्या ये जरूरी है कि सभी इलेक्ट्रॉन सरफेस पे ही हो. कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो दे विल बी बरीड इनसाइड द मेटल, कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस के अंदर होंगे. तो अगर आपने 150 आपको 150 eV की एनर्जी रिक्वायर्ड है, सपोज किसी मेटल की आनेशन एनर्जी 150 eV है और आपने एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जस्ट सरफेस पे आके रुक जाएगा. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि सरफेस पे आके रुक गया तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी. बट अगर आपने ब्लू कलर की लाइट यहाँ पे यूज किया जिसकी एनर्जी 200 eV है, दैट मीन्स आपको रिक्वायर्ड था 150 और आपने 200 eV की एनर्जी इसको सप्लाई किया है, तो कितना एक्स्ट्रा एनर्जी आपने सप्लाई किया बताइए. एक्स्ट्रा एनर्जी कितना सप्लाई किया, 50 eV की एक्स्ट्रा 50. एनर्जी सप्लाई किया. ये 50 eV की जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने सप्लाई किया वो किधर जाएगा बताइए. बिकॉज वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म. बिकॉज आपने लोअर क्लास में पढ़ा वेलोसिटी होगा. ऑफ द इलेक्ट्रॉन. हाँ, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट. अगर आपने 150 eV की एनर्जी सनलाइट यूज किया है, 150 eV एनर्जी की सनलाइट यूज किया है, तो मेटल जस्ट आयनाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आके रुक जाएंगे. अगर 150 से ज्यादा एनर्जी की लाइट अगर आपने यूज किया, जैसे यहाँ पे 200 eV की लाइट यूज किया है, तो जो 50 eV की एक्स्ट्रा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे ग्रीन वाले केस में तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आके रुक गया, बट ब्लू वाले लाइट के केस में क्योंकि एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं आप वो ज्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा. क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर Yes, sir. वेलोसिटी से बाहर आएगा. सो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन दिस केस, थर्ड केस, 50 eV जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, राइट. So can we say that kinetic energy of ejected electron is equal to energy of photon minus work function? क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बेटा? Yes, sir. यस जैसे इस पर्टिकुलर केस में आपको रिक्वायर्ड कितना था 150 eV, बट आपने यूज कितना किया, लाइट को कितना सप्लाई किया आपने 200 eV 200 सप्लाई किया. EV. So 50 eV की जो आपने एक्स्ट्रा सप्लाई किया है, that will be converted in the form of kinetic energy. That means electron will eject with some velocity. So kinetic energy will be energy of photon, that is 200 minus energy required, work function. So 50 eV will be the kinetic energy. Is it clear to all of you? Any problem? No, sir. नो प्रॉब्लम सर. So we can say that if energy of photon is less than work function, no photoelectric effect.
will take place? Do you agree with this? If energy of photon is less than work function means energy required. No photoelectric effect. PEE means photoelectric effect. And if energy of photon is equal to work function, then photoelectric effect will take place, but velocity of electron will be zero. Electron will only come to the surface of metal. क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. एंड इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, दैट मींस जितना रिक्वायर्ड उससे ज्यादा है एनर्जी ऑफ फोटोन, तो ऐसे केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा एंड इलेक्ट्रॉन्स कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से बाहर आएंगे, दैट मींस इलेक्ट्रॉन विल कम विथ सम वेलोसिटी. So here it is very important formula, kinetic energy is energy of photon minus work function, right? Is it clear to all of you up to here? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so write one question as homework. This is homework for today. Work function of some metals is listed below. Then number of metals which can show photoelectric effect when a light of 300 nanometer falls on the metal is. So different metals are given and their work function is given. You have to find how many metals can show photoelectric effect. This is question. Okay. Can you solve this question? Yes, sir. Okay, so write this question as homework. I will send you PDF, today's PDF to chemistry group. Okay, so from here we will continue in next class. और आप सभी को बेटा रिवाइज करना है, जो भी हम आज की क्लास में हमने पढ़ा है इसको आपको रिवाइज करना है. मैं आपको PDF सेंड कर देता हूँ. फाइन. Okay, sir. ओके, नेक्स्ट क्लास. हाँ बताइए. हाँ बताइए. आप कौन बोल रहे हैं? आकाश, आप ग्रुप पे सेंड कर दीजिए. जो केमिस्ट्री डाउट का ग्रुप है ना, आप सेंड करते हैं ना उधर. हाँ, केमिस्ट्री डाउट ग्रुप पे आप वहाँ पे लिंक शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को. ओके, बात समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है.